गुड इवनिंग सभी को। एक बार पुनः स्वागत लीग आईएएस में। जैसा लीग आईएएस ने आपसे वादा किया था कि लीग आईएएस आपको क्या देगा, उसकी झलक आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो करंट इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उन प्रश्नों का आंसर कैसे दिया जाए। तो जिस प्रकार से आप स्नेह और प्यार बांटे जा रहे हैं, इसी प्रकार आगे कंटिन्यूस बांटे रखिएगा इसको, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो मेरे को इससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि इससे भी बेहतर प्रश्न लाने का प्रयास किया जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया बने हैं, आप देखिएगा कि इन प्रश्नों से आप यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक कर जाएंगे। और जो वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी का मिजाज है, वो मिजाज इन्हीं प्रश्नों की तरफ को रुझान उसका ज़्यादा भी है। और पिछले बार आपको उत्तराखंड पीसीएस ने भी जो प्रश्न पूछे थे वो कॉन्सेप्ट की तरफ को मूव कर लिया था, यानी 50-50% में आ गया है। तो इस बार जो है संभावना इसकी भी जो है बहुत ज़्यादा होगी कि वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करा करिए और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसको आप क्या कर लें, तुरंत देख लीजिएगा। तो आज हम प्रश्नों में जो है पहला प्रश्न से आपके सामने ला रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है, फिर इस पर आप विचार कीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कस भी करूंगा। अभी देखो लेटेस्ट में क्या हुआ था, बजट जारी हुआ था। बजट का हमने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीलिम्स में पूछा गया है उसकी वार्तालाप कर रखी है। अभी उसकी पार्ट 2 सीरीज आएगी, अब जल्दी क्या आनी है, पार्ट 2। उसके अंदर क्या प्रावधान है या बजटों के जो प्रकार होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आता है कि भाई निष्पादन बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट क्या होता है, परिणाम बजट क्या है, जेंडर बजटिंग क्या है। तो इन टर्म को भी हम क्या करेंगे, पार्ट 2 वाली वीडियो में उसको हम आपको क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसी में देखेंगे कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन वगैरह क्या होता है। बजट का मतलब ये थोड़ा ही था कि जो है 1 रुपया कितना आया, कहां को चला गया, वो तो ठीक है, आय और व्यय का पार्ट हुआ, बस आई बात समझ में। तो वो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई पूंजीगत आय कितनी थी, पूंजीगत व्यय कितना था, घाटे कितने हैं, कितने घाटे कहां को चले गए। ये आपको यूट्यूब में बाढ़ दिख जाएगी, इसको हर कोई डिफाइन कर देगा। लेकिन बात जो है इसके आगे की है कि सरकार के जो घाटे हैं, घाटे की भरपाई के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, जिसको हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं, आर्थोपाय अग्रिम कहते हैं, उनमें क्या प्रावधान है, फिर एफआरबीएम एक्ट क्या है, फिर से यह पूछा जाता है कि राजकोषीय सक्रियतावाद क्या है। फिर इसके जो है बजट के जो है विभिन्न आयाम खुलते हैं, जिसमें निष्पादन बजट, परिणामी बजट और जीरो बेस बजट, जेंडर बजट, इनमें हम जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज पहले प्रश्नों में डिस्कस करते हैं। देखो कथन पहला, बजट आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, तो इस पर आप बजट 2026-27 के बारे में प्रश्न क्या है, ध्यान समझिए। बजट 2026-27 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या करा, देखो यही आ गया है, पूंजीगत प्राप्ति की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कम रही। अब आपने स्टडी कर रखा होगा तो इसका आंसर आप बेहतर दे सकेंगे। तो क्या करा है, कैपिटल रिसिप्ट किसकी तुलना में, रेवेन्यू रिसिप्ट की तुलना में क्या रही, कह रहा है कम रही। क्या स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, जीएसटी का संग्रहण, यानी जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 2025-26 की तुलना में कम रहने का अनुमान है। अब समझ आ रहा प्रश्न, जो 1 रुपया 2 रुपया पढ़ाया था, ऐसे प्रश्न बनते हैं। 1 रुपया 2 रुपया हर कोई कह देगा वहां कि ऐसा यहां से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब प्रश्न में आ गया है तो उसको ट्रिगल करना कैसे है वो बात करनी पड़ेगी आपको। फिर दूसरा क्या, तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट कौन सी बार, 8वीं बार प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें से क्या कहा उसने, कौन सा कथन सत्य है। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है, इनने 9वीं बार प्रस्तुत कर रखा। तो अब देख लीजिए आंसर वैसे ही आ चुका है आपका। यही होता है बस लॉजिक। अगर आपको एक स्टेटमेंट आ जाए या एक स्टेटमेंट आपको सही पता चल जाए या एक स्टेटमेंट रॉन्ग पता चल जाए, सीधे से ऑप्शन में आइए पहले कि भैया कौन सा गलत मिला आपको। 3 देखो, 3 कटा, ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर 1 एंड 2 निकल गया। यही है ना बात, यही है ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के बारे में बात करना चाह रहा है के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसके स्टेटमेंट को पकड़ेगा कभी प्रश्न करते समय पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट को पकड़ना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो यहां देखिएगा सही गलत का, ऐसे में आप जो है माइनरी मिस्टेक करते हैं जिससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ऐसी गलती ना करें। तो पहले जो है पॉज लें, प्रश्न को पढ़ें,
प्रश्न क्या कर रहा है कि गलत है या सही है। गलत है कह रहा है ना, तो पहला आपको अब गलत का ही जो है यहां से क्या करना है, चुनाव करना है। तो पहला कह देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 है। अब देखिए यही बजट में से ही निकल के प्रश्न आ रहे हैं। बजट को वही डिटेल में डिस्कस कर सकता है जिसका उस पर कमांड रही होगी। अब यहां क्या कर रहा है भाई, सीपीआई का देखो आधार वर्ष क्या कर रहा है, 2024 है। क्या ऐसा है? अगर हम बात करें तो अभी तक आपने पढ़ा होगा सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 रहा था ये। लेकिन इसके लिए एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम है, देखो ये पूछ सकता है आपका, रमेश चंद्र समिति। कौन सी बनी थी? रमेश चंद्र समिति। अब इस रमेश चंद्र समिति को सीपीआई नहीं, डब्ल्यूपीआई के बारे में भी बात करना था। जो डब्ल्यूपीआई की बास्केट है उसमें भी संशोधन हो चुका है। बास्केट में जो 696 वस्तुएं पढ़ते हैं ना, 697 वस्तुएं आपका, उसमें भी संशोधन का वो 30 जून 2026 से वो बास्केट भी क्या हो जाएगी, संशोधित हो जाएगी। वो बास्केट कौन बताएगा? मैं करंट में बना हुआ तो मैं आपको अपडेट दूंगा उसका सबसे पहले कि उस बास्केट में, देखो पहले मैं ही बता रहा हूं कि बास्केट कब संशोधन होगी, 30 जून 2026 को। अब उसमें कुछ वस्तुओं को जोड़ा जाएगा, कुछ वस्तुओं को हटाया जाएगा। फिलहाल रमेश चंद्र ने इसका जो है सुझाव दिया था, तो सरकार ने इस वर्ष से इसको 2024 मान लिया है। किसको? सीपीआई को। स्टेटमेंट ठीक है, देखो वो गलत पूछ रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। सेकंड प्रश्न को पकड़िए सही से, लाइन को। क्या कर रहा है? उपभोक्ता मूल्य यानी सीपीआई की बात करना चाह रहा है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या कर रहा है वो, वस्तुओं के मूल्य में। क्या ऐसा पढ़ा है आपने? अगर मेरे से पहले कभी पढ़ा होगा आपने क्लासों में तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न का आंसर सही चले जाएंगे। तो यहां सीपीआई में हमने क्या कहा था, डब्ल्यूपीआई में तो वस्तुएं होती हैं, सीपीआई में कुछ सेवाएं भी होती हैं, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अब ऑप्शन में आपको देखो भैया दूसरा स्टेटमेंट वाला देखना है, तो यानी इन ऑप्शनों को काटो। गलत पूछा है ना उसने, 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अब आपको तीसरे ऑप्शन की भी आवश्यकता है। और पहला क्या कर रहा है, 24 है, तो ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश जो देखा है, या भार जिसको लिखा है यहां पे, भारांश शब्द भी होता है इसके लिए। वेट किसको दिया गया है? खाद्यान्न वस्तुओं को दिया गया है। ये आई बात, मजा आया? हाँ। अब तीसरा क्या है ये बात, अब इस बास्केट की बात करें तो डब्ल्यूपीआई की बात करें पहले हम, तो डब्ल्यूपीआई की बास्केट को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक को कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा विनिर्माण वाला मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड होता है आपका इधर लुब्रिकेंट वाला। ठीक है, तो इसमें वस्तुएं हैं 697। तो इसमें सबसे ज्यादा भारांश दे रखा है, देखो 564 वस्तुएं किसमें होती हैं, विनिर्माण वाले में होती है। ठीक है, तो इसमें तो विनिर्माण को दे रखा है, लेकिन यहां सीपीआई में कर रहा है, तो सीपीआई में वाक्य में सीपीआई की जो बास्केट है ना, ये डब्ल्यूपीआई की, सीपीआई की, इसको 6 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो 6 हिस्सों में से सबसे ज्यादा भारांश दे रखा है खाद्यान्न वाले को। तो यहां क्या बताना था आपको, देखो प्रश्न क्या बताना था, गलत। अच्छा मैंने भी यहां पर थोड़ा सा वो कर लिया, तो आपको इसमें क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, प्रश्न थोड़ा सा इसमें जो है हम संशोधन कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या बताना है, गलत। तो यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पर, और पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये 3 की जगह यहां पर क्या होगा, ओनली 2 होगा। तो आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुई है, तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली 2, यानी ओनली 2 वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर? अब आ जाओ प्रश्न नंबर तीसरा। देखो राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से भी आपको सही बताना है। क्या बताना है? देखो राष्ट्रीय आय की गणना लागत मूल्य पर की जाती है। फिर दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, ये देखो फिर से पुनः ये बात आ गई है, 2022-23 है, और आधार वर्ष पर गणना के लिए उत्पादन को स्थिर कर दिया जाता है। अब प्रभु इन प्रश्नों को करने के लिए आपको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करें, देखो पहला राष्ट्रीय आय की गणना लागत मूल्य पर की जाती है, बिल्कुल सही। जब हम जीडीपी की गणना कर रहे होते हैं तो जीडीपी गणना 3 होते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट बेस ईयर, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब फैक्टर कॉस्ट पर हम जीडीपी गणना करते हैं तो उसी से जब हम जो है एनएनपी निकालेंगे, समझ रहे हैं, जीएनपी फिर एनएनपी फिर राष्ट्रीय आय। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, उसी से की जाती है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 22-23, हाँ ये भी चेंज कर दिया गया है।
कौन सी, जो अभी हमने समिति बताई थी आपको, रमेश चंद्र की समिति के सुझाव के आधार पर, रमेश चंद्र समिति, ये भी पहले जो है 11-12 ही था, अब इसको भी चेंज करके आगे बढ़ा दिया गया है। आधार वर्ष पर गणना के लिए करें, देखो उत्पादन को क्या कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। किसको? उत्पादन को स्थिर कर दिया जा रहा है, गलत। अब इसको हम डिटेल में राष्ट्रीय आय जब आपको पढ़ाएंगे, हालांकि मैंने एक वीडियो इसमें डाल भी दी है, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है ना, या उसको नहीं डाल रखा होगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कभी। तो राष्ट्रीय आय में जो है देखो, जब गणना में हम आधार वर्ष में उत्पादन को कांस्टेंट नहीं करते हैं, यहां मूल्य को कांस्टेंट किया जाता है। किसको किया जाता है? मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य जो होते हैं उनको कांस्टेंट। यहां ये कहा उत्पादन में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होगा, उत्पादन में परिवर्तन नहीं होगा तो उत्पादन में भी ना, जीडीपी में ही परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहां स्टेटमेंट क्या कर रहा है? 3, राष्ट्रीय आय की गणना लागत मूल्य पर की जाती है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, ये भी ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, यानी यहां उत्पादन को देखा जाता है, मूल्य को स्थिर किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जहां से गलत होगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। 1 और 2 कहा गया ऑप्शन में, ये फर्स्ट वाले में 1, 3 की जगह 1, 2 होना चाहिए, तो ये ए आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, अब कथन कारण वाला है चौथा प्रश्न। देखो, पूंजी बाजार में निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिए किया जाता है, और उसका कारण क्या रहा है? दीर्घकालीन निवेश की परिपक्वता 365 दिनों से ज्यादा की होती है। अब पूंजी बाजार की एक लाइन की परिभाषा जान लीजिए, तो आप यहां से स्पष्ट कर देंगे। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, यह लंबी अवधि के लिए, देखो आप, यह लंबी अवधि के लिए ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को क्या करती है? संबोधित करती है। तो यहां से शायद आपका अब ये प्रश्न स्पष्ट हो रहा होगा। तो पूंजी बाजार में निवेश क्या होता है? देखो, दीर्घकालीन अवधि के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां उसका ही कारण स्पष्ट कर रहा है कि यहां ऋण की परिपक्वता 365 दिनों से ज्यादा की होती है। तो यहां पर 2 टूल्स का प्रयोग होता है, यानी आप सरकारी प्रतिभूतियां बॉन्ड के रूप में, और औद्योगिक प्रतिभूतियां किसके? शेयर एंड डिवेंचर के रूप में। तो इसका देखो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको देखो यहां नीचे मिलेगा, अब आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट, अब आ जाओ, देखो विश्व व्यापार यानी WTO की बात करना चाह रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर से देखिए कथन क्या कर रहा है, वो सही कौन सा है? क्या है सही कौन सा? तो पहला स्टेटमेंट, WTO सदस्य देशों के लिए वस्तुओं के व्यापार के लिए नियम प्रतिपादित करता है। पहले स्टेटमेंट में आइए, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर, और वर्तमान में इसमें 165 सदस्य हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट, तो पहले मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर ओनली 2 है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर, और वर्तमान में इसमें 165 नहीं 166 सदस्य हैं। जो अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी 13वीं, उस 13वीं कॉन्फ्रेंस में इसमें 2 देश को क्या किया गया था? जोड़े गए थे। वो थे आपका तिमोर लीचे और कोमोरोस। तो सदस्य कितने हो जाते हैं? 166। और फिर यहां क्या कर रहा है? WTO वस्तुओं के व्यापार के लिए नियम बनाता है, वस्तुओं के लिए नहीं, ये वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए ही नियम बनाता है। वस्तुओं के लिए नियम तो पहले गैट बनाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जब ये विकसित देशों के लिए लाभदायक नहीं रहा था गैट, जब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, हमने क्या कहा कि धीरे धीरे सेवा क्षेत्र की ओर को अग्रसर हुई, और विनिर्माण उनके देशों में क्या होती है? महंगी होते गई। तो विनिर्माण का पलायन होना था आपका कहां? विकासशील देशों की तरफ को। इसलिए इनके लिए ये गैट जो है औचित्यपूर्ण नहीं रहा। तो गैट को प्रतिस्थापित करते ही ये उरुग्वे राउंड में 1995 डंकन प्रस्ताव कहते हैं उसको, डंकन प्रस्ताव के नेतृत्व में क्या किया गया? मराकज समझौते के अंतर्गत 1995 में WTO की स्थापना कर दी गई। तो स्टेटमेंट सत्य बता रहा है, तो सी। फिर से आ जाइए फर्दर। अब यहां आ रहा है, देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब पहला स्टेटमेंट करा, IMF विश्व आर्थिक लुक रिपोर्ट जारी करता है। अब पता होना चाहिए करंट में
दूसरा क्या कह रहा है, आरबीआई ना, ये आईएमएफ का सर्वोच्च निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आईएमएफ सदस्य देशों के आंतरिक विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। सोचिए सोचिए थोड़ा सा, फिर से देखिए, वर्तमान में इसमें 190 सदस्य और स्टेटमेंट क्या पूछा है, सही। अब पहला स्टेटमेंट देखो भैया, आईएमएफ विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी करता है, पता है तो होगा, हाँ जारी करता है, तो एक ऑप्शन में तो है, तो इसका मतलब जहां एक ऑप्शन में है तो ये आंसर तो गलत हो गया। देखो पहला दूसरा गलत, ये नहीं है ऑप्शन, यानी अब हमें जो है विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब स्टेटमेंट दूसरे में बात करेंगे भैया, आईएमएफ का सर्वोच्च निकाय जो कह रहे हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है। बिल्कुल, आईएमएफ का जो सर्वोच्च निकाय है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर ही कहलाती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें जो है सदस्य देश के क्या होते हैं, गवर्नर के रूप में वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसके गवर्नर होते हैं। और वैकल्पिक गवर्नर कौन से होते हैं इसमें, केंद्रीय बैंक के गवर्नर। तो यहां जो बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है उसमें जो जाता है वो प्रतिनिधित्व जो करेगा वो वित्त मंत्री करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अब 1 2, अब फिर हमें तीसरे में भी विचार करना पड़ जाएगा। देखो अब देखा ना हमने क्या कहा था, इन प्रश्नों को करेंगे तो आप यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक कर देंगे, बस समझ आनी चाहिए कि समझ कैसे होती है। फिर तीसरे स्टेटमेंट की तरफ को भी जाना है आपको। अभी यहां गलत हलत के नहीं है, हम तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर जाके हम आंसर में निकलेंगे। देखिए हाँ, तीसरा स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन हमारे भी जो है हो सकता है गलत हो सकते हैं, आप संशोधन कर लेंगे। पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो आईएमएफ सदस्य देशों के आंतरिक विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, यहाँ कथन सही कहा है ना, तो ये कथन गलत है, तीसरा वाला कथन गलत है। अब तीसरा कथन गलत जा रहा है तो ऑप्शन हमें जो है एक चेंज करना पड़ेगा, वो वाला होगा यहाँ पर हमसे 4 यहाँ पर करना था, ये हमसे 4 नहीं हुआ, ये है। तो वर्तमान में इसमें 90 सदस्य हैं, तो नहीं सही तो है, ऑप्शन सही तो था, एक मिनट, 4 नहीं करेंगे यहाँ पर, काट दीजिए 4 को। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट तो हम गए नहीं है ना, फोर्थ स्टेट में जाएंगे। देखो वर्तमान में कितने हैं, 190 सदस्य, नहीं गलत, ये सदस्य कितने हैं इसमें 191, और ये भी लेटेस्ट में जुड़ा हुआ है, लिंक टेस्टेस्टीन करके देश है, वो जो है इसका नया मेंबर बना हुआ है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट कौन से सही है, डी आंसर में है 1 और 2। अब आया, चलो बस सब्सक्राइब करते जाओ दबा के, और क्वेश्चन ऐसे मिलते जाएंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी सी है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसे प्रश्न दे देंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई सा एग्जाम हो, सब एग्जाम जो है यहां से इकोनॉमी के प्रश्न डायरेक्ट फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तो फंसा देंगे, बनाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। अब देखो भुगतान संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कह रहा है भुगतान संतुलन में देखिए पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट और चालू खाता दोनों का प्रयोग होता है। कह रहा जब भुगतान संतुलन के खाते की जो है गणना की जाती है तो इसका मतलब यह है कि दोनों खातों का प्रयोग होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। और दूसरा फिर स्टेटमेंट कह रहा है कि चालू खाते की गणना में सरकार द्वारा लिया गया ऋण शामिल होता है। अब जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा तब तक तो निकलेंगे नहीं है प्रश्न, लेकिन जब पढ़ेंगे तो निकलेगा, बात करेंगे। इसलिए आज में जो है एक सिनेरियो लेके आया कि भाई कैसे क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। जितना इकोनॉमी को हल्का समझा जाता है उतना इकोनॉमी हल्का है नहीं। इकोनॉमी में अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना तो सबसे टॉप सब्जेक्टों में से एक है। अब देखो यहाँ जो अगर हम बात करें तो 2 खाते होते हैं इसमें, चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। तो यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, जो चालू खाते में होता है वो सरकार द्वारा लिया गया ऋण, यानी पूंजी खाते में जो सरकार ने चाहे किसी भी अवधि के लिए ऋण ले रखा है तो आता है कैपिटल अकाउंट। और जो एफडीआई, आगे पढ़ेंगे कभी एफडीआई और एफपीआई, अगर इनकी गणना हो रही है तो ये भी पूंजी खाते में। बाकी बचे हुए जो है आपका इसमें आते हैं, जो आयात निर्यात किया, क्या करें, आयात इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात निर्यात। फिर उसके बाद आता है अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है इनविजुअल, जो दिखती नहीं है, उसमें आ जाती हैं आपकी सेवाएं, लाभांश, डिविडेंड्स, या सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है उसको ब्याज की प्राप्ति हो रही है, ये। और फिर आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण। प्रेषण का मतलब हुआ जो भारतीय लोग विदेश में कार्य करते हैं और अपने देश में पैसा वापस करते हैं तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। और ये जो रखे जाते हैं किसमें रखे जाते हैं, चालू खाते में। और यहाँ कह क्या रहा, देखो चालू खाते की गणना में क्या है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण शामिल होता है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण किसमें शामिल होता है, पूंजी खाते में होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन 1 गलत, ये तो ओनली 1 आंसर क्या होगा, ओनली 1। आई बात समझ में, ठीक।
चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ म्यूचुअल फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड किसका बाजार का पार्ट है? आप एक बार कमेंट करके बताएंगे इसमें म्यूचुअल फंड किस बाजार का पार्ट है? तो ये है पूंजी बाजार का। क्या है? पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को क्या कहा जा रहा है? एएमसी भी कहा जाता है। एएमसी का मतलब समझिएगा यहां एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, यानी जो एसेट है उसको कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड में निवेश करना, निवेश एक मुश्त किया जाता है, एक मुश्त, ये लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? लमसम इन्वेस्टमेंट। क्या म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश किया जाता है? अब म्यूचुअल फंड को भी पढ़ेंगे कभी, है ना। आज तो मैं खाली सिर्फ झलक दिखा रहा था कि इकोनॉमी के प्रश्न कैसे होते हैं और करंट से कैसे इनको जोड़ता है। कभी जब म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसमें देखो, म्यूचुअल फंड जो है एएमसी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी शेयर बाजार में अगर आपको कम जानकारी है, सीमित जानकारी है, अगर आप निवेश करते हैं तो आपका जोखिम क्या हो जाता है? इसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? शेयर बाजार क्या होता है? एक उचित विकल्प होता है किसमें? शेयर बाजार में निवेश करने का। यानी आपकी ने जो शेयर बाजार को पैसे दिए उसका एक फंड बनाएगा, कोष बनाएगा, उस कोष को क्या करता है? अपने प्रशिक्षित यानी ट्रेंड जो उनके प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके माध्यम से क्या करता है? मैनेज करता है। इसीलिए उसको एएमसी कहा। जो म्यूचुअल फंड स्कीम आती है वो दो टाइप से आती है, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब जो हमेशा खुली रहती है, उसमें निवेश कभी भी कर सकते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? उसमें एक समय सीमा के बाद वो योजना बंद हो जाती है। तो यहां क्या कर रहा है? एक मुश्त। अब ओपन एंडेड वाले में जो है हमेशा निवेश किया जा सकता है, तो एक मुश्त तो होता नहीं है, तो उसी को हम एसआईपी कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जो क्लोज है उसमें आप क्या कर सकते हैं? लमसम कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, ओनली वन। क्लियर? नेक्स्ट, ये सभी चैप्टरों का झलक तैयार की हमने आपको, है ना। ये सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, सभी का। अब देखो, ये इन्फ्लेशन से आ गया लेना देना। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी की गई या कटौती की गई, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में क्या संदेश दे रहा है? देखो, पहला है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की दशा को दर्शाती है। रेपो में कटौती होगी, क्या इन्फ्लेशन होगा। दूसरा ग्रह है, यह आर्थिक समृद्धि में कमी को इंगित करता है। क्या आर्थिक समृद्धि कम हो रही है तब बढ़ा रहा है? अब यहां समझिएगा पहले रेपो है क्या, तभी तो समझ में आएगा। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? बैंक आरबीआई से क्या करें? कम अवधि का ऋण जिस दर पर प्राप्त करती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। लेकिन यहां शब्द क्या लिखा है? रेपो। रेपो का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑपरेशन। इसके लिए सरकार के पास इनको उतने की प्रतिभूतियां भी क्या करनी पड़ती है? जमा करती। अब जब हम पढ़ेंगे कि रेपो रेट में या किसी भी दर में, हमने क्या कहा था कि अगर रेपो में रेट में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो इंडिकेट करता है किसको? इन्फ्लेशन को, यानी मुद्रास्फीति है। तो मांग को क्या करना है? कम करना है। यानी यहां कम अवधि का ऋण ले रहा है, अगर यहां सस्ता करेगा तो बैंक भी अन्य लोगों को क्या देंगे? सस्ता ऋण देंगे। तो सस्ता ऋण देने का मतलब क्या है? मांग को बढ़ावा देना है। तो कटौती का मतलब क्या है? मांग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता किया जाएगा। और जब मांग बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? आर्थिक समृद्धि नीचे है, इसको बढ़ाने के लिए तो दिया जा रहा है। अगर दर बढ़ेगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन होगा। तो यहां बैंकों के लिए दर बढ़ेगी तो बैंक भी क्या करेंगे? आम निवेशक के लिए दरों को बढ़ा देंगे, इनके लिए महंगा हो जाएगा, तो ऋण लेने से कतराएंगे, तो डिमांड नीचे होगी, डिमांड नीचे होगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो क्या करा है? इन्फ्लेशन की दशा को नहीं। कटौती का मतलब आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? कटौती कर रही है। और वर्ल्ड सिनेरियो में ये चल भी रहा है। देखो, अमेरिका क्या कर रहा है कि बार बार टैरिफ 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 कर रहा है, यानी भारतीय वस्तुओं को वहां रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें कि भाई अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए? मजबूत किया जाए, अपनी घरेलू मांग को क्या करें? बढ़ावा दें। तो उसके लिए क्या है भाई? मांग को बढ़ावा देने के लिए पहली चीज क्या होती है? पैसा। अब पैसा अगर नहीं है तो मांग नहीं बढ़ेगी। अब पैसा कैसे लाए कि भाई बैंक क्या करें? ब्याज दरों को सस्ता करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिले और उनके पास तरलता आए, वो मांग करें, और मांग करें तो उत्पादन बढ़ेगा, तो हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उतना ज्यादा भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और खेलते रहे ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ टैरिफ। क्लियर? तो क्या है? ओनली टू। कहां है? ये बी आंसर इसका सही होगा, पहला वाला गलत। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम जो है आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आगे चलेंगे। अब क्या है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शेयर बाजार में, यहां क्या कर रहा है शब्द देखो, वैध है। वैध का मतलब लीगल है।
अब इसमें देखना है चक्रीय कारोबार, भेदिया कारोबार, सतततापूर्ण अधिग्रहण, फिर क्या कर रहा है स्टैक निवेशक। अब पहले इनको समझना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि वैध है अवैध है क्या है। चक्रीय कारोबार, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है भैया? सर्कुलर ट्रेडिंग का बताओ जाए, शेयर बाजार में जब 4-5 लोग आपस में संबंधित हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं और उनके मूल्य क्या करते हैं, जानबूझकर ऊपर ले जा रहे हैं। तुमने मुझे बेचा, मैंने इन्हें, जानने वाले हैं, सब आपस में बेच रहे हैं, जानबूझकर उस मूल्य को ऊपर ले गए। जब उस ऊपर के मूल्य में अन्य निवेशक भी क्या करना शुरू कर देते हैं, शेयरों की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो आपस में परिचित निवेशक थे ये लाभ बनाकर फुर्र करके चल देते हैं। तो ये अवैध प्रक्रिया है, इस पर सेबी कड़ा नियंत्रण रखती है। तो कह रहा है वैध, ये तो अवैध है। दूसरा भेदिया कारोबार, सर्कुलर ना, ये क्या हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग। भेदिया कारोबार क्या होता है, कंपनी से कोई व्यक्ति संबंधित होने के कारण कंपनी की क्या रखता है, गोपनीय जानकारी रखता हो, कॉन्फिडेंशियल, और उस गोपनीय जानकारी के आधार पर अगर वो क्या कर रहा है, शेयरों की खरीद बिक्री कर रहा है, तो उसको भेदिया कारोबार कहा जाता है। ये भी अवैध है प्रभु, तो दोनों तो अवैध है। अब वो वैध कह रहा है। सतततापूर्ण अधिग्रहण क्या होता है, हॉस्टाइल बिडिंग। हॉस्टाइल बिडिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी के संस्थापक ने कोई कंपनी खोली और जैसे 100 रुपये में कंपनी खोल रखी थी, 100% उसके पास हिस्सेदारी रही, और शेयरों के बेचने के क्रम में क्या हो कि अपनी अधिकांश शेयर जो है दूसरे किसी को बेच दे, यानी उसके पास कितना रह जाए, 49% ही उसमें हिस्सेदारी रह जाए, 51 किसी और के पास चले जाए, तो ऐसा अधिग्रहण कहलाता है हॉस्टाइल बिडिंग। क्या कहलाता है, हॉस्टाइल बिडिंग। अब तो ये जो है शेयर बाजार में वैध है, बेच क्यों ना हूं मैं, है ना। फिर तीसरा आ रहा है स्टैक निवेशक। स्टैक निवेशक क्या होते हैं, ये शेयर बाजार में सट्टेबाज होते हैं। क्या होते हैं, सट्टेबाज। ये जो है शेयर बाजार में अनुमान लगाते हैं। ये अल्पकालीन निवेशक हैं। क्या है, अल्पकालीन निवेशक होते हैं और अल्पकालीन लाभ बनाने का उद्देश्य रखते हैं। ये आईपीओ में रखते हैं। जैसे आपने बुल्स एंड बियर पढ़ा होगा, वैसा ही स्टैक निवेशक भी है। तो कौन कौन से वैध हैं, 3 और 4 क्या हैं, वैध हैं, बाकी ये दोनों क्या हैं, अवैध प्रक्रिया है। तो ये थी इकोनॉमी की सिनेरियो की झलक, और पूरे होपल वर्ड से मैंने कुछ एक आध प्रश्न उठाए और कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं ये आपको झलक अब दिख रही होगी। अब जो है रैंडम वाइज जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे रिक्वायरमेंट में बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम इसी को जो है कंटिन्यूस रखेंगे, कुछ प्रश्नों को और लेके आएंगे आपके साथ। आप क्या करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट, क्या सब्सक्रिप्शन लेना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। इसी टाइप के अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।